Hello, friends. How are you? I hope that all of you are very fine. Friends, we have learned Young's double slit experiment. In Young's double slit experiment, Young has used two slits, and those two slits acted as a coherent sources. An interference pattern was consisting alternate bright and dark bands. But other experiment in our syllabus is the Fresnel's biprism experiment. That Fresnel's biprism experiment consists of an optical bench. On the optical bench, four stands are mounted and four things are fixed on those four movable stands. One is micrometer eyepiece. This is the convex lens. This stand is used to hold the biprism, while here is the slit source on that stand. This is the monochromatic source. Usually in the laboratory, in old days, there was sodium vapor lamp. Nowadays, LED bulb is also familiar and very accurate source for monochromatic light. But here, one more thing, there is a meter scale fixed on this optical bench for some measurement purpose. ये चार मूवेबल स्टैंड्स है, उस पे चार चीजें हमने रख दी है. फिर बाद में हमारी कुछ एडजस्टमेंट होती है. एडजस्टमेंट क्या है? लेट दिस इज आवर हार्डबोर्ड एंड हैविंग अ स्लिट. दिस इज अनदर मूवेबल स्टैंड वेयर बाइप्रिज्म इज फिक्स्ड. दिस बाइप्रिज्म इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस. नाउ our next condition for getting the interference pattern, this biprism is rotated such that its refracting edge should be parallel to the slit source. So slit source and refracting edge of a biprism are now parallel. Second condition है कि slit source, biprism and convex lens eyepiece ये चारों के चारों एक ही हाइट पर होने चाहिए. This is what the next condition. Eyepiece, lens, biprism and slit source are at same height. What will be now further? दोस्तों अब हम लोग ले लेंगे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स. ये सोर्स लाइट इमिट करेगा एंड दैट लाइट विल इंसिडेंट ऑन स्लिट सोर्स एंड फ्रॉम दैट स्लिट लाइट विल कम आउट एंड विल इंसिडेंट ऑन बाइप्रिज्म. पर ये पूरा क्या पूरा फोकस यहां पे गिरने के बाद ये तो रिफ्रैक्ट होने वाला है, लेकिन हम लोग अगर रे डायग्राम कैसी बनती है, इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है, ये अगर समझना है तो फोकस से काम नहीं चलेगा. सो वी विल टेक रेज. तो एक रे जो ले लेंगे हम लोग वो होगा नॉर्मल इंसिडेंस वाला. एंड नॉर्मल इंसिडेंस लाइट पास अनडेविएटेड. ये लाइट आ जाएगी सीधी इधर. दूसरा एक रे लेंगे हम लोग इस एज पर लाइट इंसिडेंट होगी, डबल रिफ्रैक्शन होगा, मतलब पहले सरफेस पे दूसरे सरफेस पे, और रिफ्रैक्ट होने के बाद लेट अस कंसीडर दैट रे कमिंग पैरेलल टू दिस फर्स्ट रे. Similar thing will happen with this another ray. This ray after refraction will go again parallel to these rays. Friends, don't think that कि ये जो रे होता है ये पैरेलल ही जाता है. ये पैरेलल भी जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी आ सकता है, लेकिन हमने मान लिया कि एट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज बिकेम पैरेलल टू द फर्स्ट सोर्स. अब दोस्तों ये जो रे है अगर ये पैरेलल जाता तो दूसरा कौन सा भी रे इन दोनों रेज के बीच में अगर लेते हम लोग तो ये नीचे आ जाने वाला, और इस पाथ में ले लेंगे तो ये ऊपर जाएगा. तो दिस इज हाउ ये रे चलेगा इंसिडेंट होकर और फिर ये आएगा इधर. दूसरा एक रे ले लेंगे यहां पर और ये चले जाएगा ऊपर, लेकिन यहीं से जाएगा, मतलब क्रॉसिंग पॉइंट सेम होगा क्योंकि हमने ये दो रेज इन दोनों के हिसाब से सिमेट्रिक लिए है. जितना हाइट ऊपर उतनी हाइट नीचे लिया, इसलिए ये दूसरा अगर इधर लेते थे तो क्रॉसिंग पॉइंट अलग होती थी. क्रॉसिंग पॉइंट वही नहीं रहती, क्रॉसिंग पॉइंट अलग होती है. लेकिन हाँ क्या सेम होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. दोस्तों अब ले लेंगे हम लोग ये आईपीस. आईपीस से अगर ये रे को ऑब्जर्व किया तो ये रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पोजीशन.
अगर इस पैरेलल रे को दूसरा ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोमीटर आईपीस हमने नीचे लिया तो ये रे ऑब्जर्व होगा कि यहां से कहीं से आ रहा है। इसका मतलब है कि ये रे जो सीधा आया सीधे पीछे से कहीं से तो दिखेगा। इफ माइक्रोमीटर eyepiece is rotated and seen this ray, then this appears to come from this position. अगर इस रे के देखने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर आईपीस को ऊपर लेकर गए, रोटेट किया और ये देखा, तो फिर ये रे दिखाई देगा यहां से आता है रोटेट। इसका मतलब रे अपने ओरिजिनल पोजीशन से आते हैं, ये फैक्ट है, लेकिन दिखते हैं कि दो जगह से आते हैं। क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ इमेजिनरी लाइट is acting as the imaginary source of light, and that is what in technical language we say virtual source of light. So we got two virtual sources. टू वर्चुअल सोर्सेस से जो लाइट निकल के आती है, जितना इस रीजन में इंटरफेयर होते हैं वहां पर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड मिलते हैं। इनफैक्ट वो बैंड्स मिलते हैं ऐसे, इधर ये पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। दोस्तों इंटरफेरेंस पैटर्न में जो ब्राइट एंड डार्क बैंड मिलते हैं उनकी बात हमें करनी है, लेकिन अब हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द माइक्रोमीटर आईपीस, उसे हम स्क्रीन भी कहते हैं, यूजुअली वी से स्क्रीन। अब ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है कैपिटल डी। इट इज यूजुअल नोटेशन, डिस्टेंस बिटवीन slit and the eyepiece is measured by meter scale. It is let capital D. It is usually up to 2 meters. मीटर से 2 मीटर तक ये डिस्टेंस होता है। अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करके हमें ब्राइट एंड डार्क बैंड में का सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स और सक्सेसिव डार्क बैंड्स, इनके बीच में का डिस्टेंस मेजर करना हमारा टारगेट है। तो दिस बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू मेजर the wavelength of monochromatic light, and the formula for that is bar x small d by capital D, where this capital D is the distance between slit and the eyepiece that is measured. अब बारी है बार x की। बार x है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स और टू सक्सेसिव डार्क बैंड्स। इसका मतलब हमारा टारगेट है कि ये दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड जो है इनके बीच में का डिस्टेंस मेजर करना है, पर ये बहुत छोटा होता है तो एक्यूरेसी आएगी नहीं, इसलिए हम लोग 10 बैंड्स का डिस्टेंस मेजर करेंगे। सो वी विल ब्रिंग दैट आईपीस एंड वी विल फोकस इट्स क्रॉस वायर ऑन पर्टिकुलर एनी ब्राइट बैंड। तो यहाँ एक बैंड पे हमने फोकस किया एंड उसकी रीडिंग ले ली। रीडिंग ऑन द स्केल ऑफ दैट माइक्रोमीटर is let R0. R0 is the reading on let this bright band, and now this eyepiece is shifted in particular one direction and measured how many bands are crossing. So let this 1 2 3 4 ऐसा करते 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 10वें ब्राइट बैंड तक हम चले गए मान लो, और इसकी रीडिंग ले ली हमने, उसे बोला हमने R10। रीडिंग ऑफ 0th ऑर्डर R0, रीडिंग ऑफ 10th ऑर्डर R10। इसका मतलब है बीच में 10 बैंड्स चले गए। Therefore, we have measured length of 10 bands. So 10 bandwidths is equal to R10 minus R0. Hence, bandwidth is equal to R10 minus R0 by 10. Bandwidth मिल गई। लैम्बडा के मेजरमेंट के लिए बैंडविड्थ मिल गई, कैपिटल डी मिला। अब हमें मेजर करना पड़ेगा स्मॉल डी, वेयर स्मॉल डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। और बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में तो ये डिस्टेंस डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि दो सोर्सेस वर्चुअल सोर्सेस है, एंड सो वी विल यूज द कॉन्वेक्स लेंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस। दोस्तों ये बातें तो थी पूरी समझने के लिए, पर हमें पेपर में डायग्राम निकालना पड़ेगी। पेपर में डायग्राम निकालनी है तो वो पूरा स्लिट सोर्स और ये ऐसा रोटेशन और ऑप्टिकल बेंच, ये कुछ नहीं निकालने का। क्या निकालना है रे डायग्राम वो देखिएगा। ये बाइप्रिज्म ऐसा बताना, एक सोर्स है, यहाँ सोर्स रख दिया, इससे एक लाइट रे निकल आएगी, वो जो नॉर्मल इंसिडेंस होने वाली लाइट है ये। फिर दूसरे दो सिमेट्रिक रेज ले लेंगे,
और वो पैरेलल बताएंगे। अब दो और दूसरे दो सिमेट्रिक ले लेंगे और नीचे की रे ऊपर, ऊपर की रे नीचे जाती है, ये तो हमने मान लिया। अब क्या करना है दोस्तों, यहां रे निकालते समय ऐसी बात सोचना, ये तो होता है असल में जब घटता है वो, लेकिन हमें रे डायग्राम निकालने तो कैसे निकालना, ये रे डायग्राम निकाल, ये दो रेज निकालने के पहले हमने इन दो रेज को पीछे ऐसा अपने हिसाब से खींच के रखना, और दोनों सोर्सेस एक ही प्लेन में आते हैं, ये हमारे ध्यान में रखना। हमें पता है इसलिए पहले ही हमने इस दो पॉइंट की लोकेशन फिक्स करना, क्योंकि दो वर्चुअल सोर्सेस इसी के प्लेन में आते हैं, मतलब ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते। अब दूसरा रे ले लेंगे, दूसरा रे यहां ले लिया तो ये कैसा निकालना, इधर पहले ही स्केल इधर से रख देना, तब जाके कहा आगे लेकर जाना। इस नीचे को ऐसा निकालते समय यहां से खींचना और इधर लेकर। हमें पता है कि अगर माइक्रोमीटर आईपीस इधर से देखा तो इस पीछे से सीधा आएगा, माइक्रोमीटर नीचे लिया इसको देखा तो ये पीछे से सीधा अपने पहले डॉटेड लाइन पे ही आएगा, इसलिए यहां पर S1 सोर्स मिलता है, क्योंकि क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ इमेजिनरी रेज एक्टिंग एज अ वर्चुअल सोर्स। अब अगर इस रे को हमने देखा रोटेट करके तो ये रे इधर से आएगा, और उसको देखा तो वो ये रे जो दिखता है जो है असल में वो यहां से आते हुआ दिखाई देता। इसका मतलब है हमने पहले ही जो रेज निकाले थे वही रेज यहाँ ये है। अब ये दोनों पॉइंट क्या बोल के काम करेंगे, वो वर्चुअल सोर्सेस बोल के काम करेंगे, और जिस रीजन में ये रेज क्रॉस होते हैं उस रीजन को हम लोग बोलते इंटरफेरेंस रीजन, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेस कॉल्ड एज स्मॉल डी। अब ये इंटरफेरेंस रीजन आया, इंटरफेरेंस रीजन में अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, वो तो हमने ऑलरेडी मेजर किया। बस कैसा मेजर किया, तो वो वर्ड में लिखना है, जो हमने पहले देखा वो वर्ड्स में लिखना है। अब कैपिटल डी, ये स्टेटमेंट बस बोर्ड के लिए आधा मार्क का स्टेटमेंट है। ये डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय मीटर स्केल एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी। कहां से कहां तक, सोर्स से लेके आईपीस तक, ये डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। सो नाउ नेक्स्ट, अब दोस्तों ये मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डी बाकी बहुत काम की चीज है, दो तीन सेंटेंसेस तो लिखना ही है, फिर बाद में ये रे डायग्राम निकालनी है। कौन सा स्टेटमेंट, इंसर्ट कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन सोर्सेस एंड द स्क्रीन, और insert convex lens between biprism and the screen. Friends, distance between plane of the sources means distance between source, that is slit source. Distance between slit source and the screen should be more than 4 times focal length of the convex lens. अब ये जो लेंस है वो हमारा है, उसकी फोकल लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, पर डायग्राम निकालने के लिए ये फोकल लेंथ मालूम रहना कोई जरूरी बात नहीं है, डायग्राम से ऑटोमेटिक वो आ जाती। चलो दोस्तों, अब दूसरा सेंटेंस, मूव द कॉन्वेक्स लेंस टुवर्ड्स द सोर्सेस और टुवर्ड्स द बायप्रिज्म सच दैट टू क्लियर एंड मैग्निफाइड इमेजेस आर ऑब्टेन, मेजर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एंड से दोज आर u and v. Object distance is the distance of object from the lens, image distance is the distance of image from the lens. तो ये डिस्टेंसेस मेजर कर लिया। नाउ ये कॉन्वेक्स लेंस उधर घुमाना है, उधर उधर लेकर जाना है, तो कहना है फिर मूव द कॉन्वेक्स लेंस टुवर्ड्स द स्क्रीन और अवे फ्रॉम बायप्रिज्म सच दैट और टिल टू क्लियर एंड डिमिनिश्ड इमेजेस आर ऑब्टेन्ड। बहुत नजदीक नजदीक इमेजेस मिलते हैं, कैसे मिलते हैं देखेंगे। ये जो मैग्नीफाइड इमेज है, क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से साइज ऑफ इमेज बड़ी है, सो मैग्नीफाइड बोला गया। अब अगर ये उधर लेकर चले गए मैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस इज रिड्यूस्ड। रे डायग्राम निकालते समय ये डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, हमने नहीं किया है, खाली कॉन्वेक्स लेंस उधर लेकर चले गए। रे डायग्राम का जो सिस्टम है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, कुछ भी बदला नहीं, खाली यहाँ पे बदला क्या, भी था पहले इमेज डिस्टेंस, अब बन गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
यू था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब बन गया है इमेज डिस्टेंस। लुक एट दिस, ये था इधर यू, उधर भी, अब वो भी आएगा इधर एंड यू चले गए उधर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस स्क्रीन के नजदीक आया एंड डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस इज नाउ सो स्मॉल एज कंपेयर टू नॉट ओनली अर्लियर इमेजेस बट एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल। तो यहाँ रे डायग्राम कैसे निकालनी है, रे डायग्राम निकालते समय क्या क्या करना है चलो देखेंगे अपन। या तो हियर फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डी, बोर्ड के पेपर में डिस्क्रिप्टिव में रे डायग्राम निकालनी है, तो रे डायग्राम कैसे निकालते देखिए। लेट अस कंसीडर दैट दीज टू प्लेन्स, दिस इज द प्लेन ऑफ सोर्सेस, दिस इज द प्लेन ऑफ अ स्क्रीन। so here the distance between sources and the screen is let capital D, which is no doubt more than 4 times focal length. Look at this now, these two sources S1 and S2, let distance between them is D. Now convex lens is introduced close to the biprism of the focal length F at a some distance. जो रे डायग्राम निकालते हो कैसा निकालते देखो, इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी वो होती है कि उसमें से अगर रे जाती है तो अनडिवाइडेड जाती है। इसका मतलब एक रे ले लेंगे हम, सीधा चले जाएगा, ये दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से ही आएगी और यहां स्क्रीन पर मिल जाएगी। अब निकालना है पैराक्सियल रेस, मतलब पैरेलल रेस। पैराक्सियल रे यहां से निकालेंगे, दूसरी पैराक्सियल रे यहां से निकालेंगे। दोस्तों ये नीचे की रे रिफ्रैक्ट होके ऊपर चले जाएंगी, ऊपर की रे रिफ्रैक्ट होके नीचे चले जाएंगे। दुनिया का वसूल है, नीचे का आदमी ऊपर जाता है, कुछ दिन रह के ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे आता है। सो ऊपर नीचे होता ही हो, वैसा ही अपने फिजिक्स में होता है, नीचे का रे ऊपर जाएगा एंड ऊपर का रे नीचे आएगा। दोस्तों ये रे डायग्राम निकालते समय ये लाना है कि शार्प इमेजेस, क्लियर इमेजेस लेकिन मैग्नीफाइड मिल जाते हैं। यहाँ ये पॉइंट ऊपर का रे जब नीचे आया ना तो बिल्कुल शार्प इमेजेस मिल जाएगी, ऐसा रे निकालना हमने, क्योंकि हमें निकालना है, असल में जो होता है वही निकालते, पर निकालना है शार्प पॉइंटिंग। वो दो क्रॉसिंग पॉइंट जो मिलते हैं वो है अपनी इमेजेस की पोजीशन, वो है मैग्नीफाइड, उनको नाम दे देंगे, लेट A1 B1 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड, say it is D1, distance D1 between A1 B1. Now we will verify whether this distance is more than 4 times focal length or not. We know that paraxial ray जहां मीट होते हैं वहां का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, उस पॉइंट का ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। लुक एट दिस, दिस इज फोकल लेंथ। तो हम लोग मेजर करेंगे इधर, ऐसा उधर ले जाके, तो ले लेंगे इधर से, ये हुआ एक फोकल लेंथ, ये सेकंड, दिस इज थर्ड, नाउ दिस इज फोर्थ एंड इट इज क्लोज टू 5। 5 फोकल लेंथ के नजदीक है ये डिस्टेंस, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कैपिटल डी शुड बी मोर देन 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चलो इसे हटा देंगे और हम क्या करेंगे अभी, नाउ डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द सोर्स इज मेजर्ड, दैट डिस्टेंस से u and distance between lens and the image is measured, say it is v। अब दूसरी कंडीशन आ गई, दूसरे कंडीशन में क्या करना है, ये सोर्सेस को नीचे लेकर आना है, वही डिस्टेंस पे रखना है। सो हियर डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम एज d। अब सेंटेंस है हमारा, convex lens is moved away from biprism and towards the screen till two clear and diminished images are obtained। चलो ये कॉन्वेक्स लेंस को उधर लेकर जाएंगे। अब जैसे रेज निकाले थे इस केस में, वैसे ही रेज उसी प्रोसेस से, उसी सीक्वेंस से लेकर आएंगे हम लोग। एक रे निकालेंगे एक रे निकालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, चले जाएगा ऊपर, ऊपर के सोर्स से निकाले तो चले जाएगा नीचे। अब ले लेंगे पैराक्सियल रे, ऊपर से भी पैराक्सियल रे, ये ऊपर का रे चले जाएगा नीचे एंड नीचे का रे चले जाएगा ऊपर। शार्प इमेजेस मिलते हैं वंस अगेन, उन इमेजेस को हम लोग कहेंगे A2 B2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड, से इट इज D2, स्मॉल D2। दो डिस्टेंसेस मिले, पर यहां हुआ क्या,
यहाँ ये जो v था, जितना डिस्टेंस उधर था उतना ही डिस्टेंस अब इधर आने वाला है। तो ये हुआ है मेरा v, और ये डिस्टेंस चले जाएगा उधर और उधर से चले जाएगा u। तो यहाँ मैं लिखूंगा v और यहाँ लिखूंगा मैं u। इमेज डिस्टेंस को हम लोग u कहते, लेकिन वो असल में है कितना, v जितना है, इसलिए मैंने लेटर लिखा v। है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बट इट इज रिटन एज v, दैट इज आल्सो इमेज डिस्टेंस, लेकिन लिखा हमने u। स्मॉल डी मेजर करना है, रे डायग्राम निकाला, लेकिन अभी तक अपना टारगेट कहाँ मिल गया, टारगेट है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डी। बट वी नो द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो इसके कारण ये हमें क्या मिलता है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आल्सो वी हैव डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं कंपेयर कर देता तो मुझे मिलता है I बाय O इज इक्वल टू V बाय U। ये तो सिंबल्स में हो गए, लेकिन वर्ड में तो लेना पड़ेगा ना हमें, तो वर्ड में ले लेंगे हम। एंड दिस इज द फॉर्मूला। दोस्तों ये ही फॉर्मूला होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये फॉर्मूले को हम लोग ऐसा भी लिया तो भी चलता, ऐसा भी लिया तो भी चलता, और हमने ऐसा भी लिया तो चलता। कौन सा भी एक फॉर्म ले लो, उस फॉर्म में, इस फॉर्म में हमें अपना फॉर्मूला मिल जाता। तो याद करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज इमेज नीचे, इमेज इधर के साइड से हो या उधर के साइड से हो कुछ फर्क नहीं गिरता, डिस्टेंस इधर से हो या डिस्टेंस उधर से हो, साइज इधर से हो साइज उधर से हो, ऑब्जेक्ट ऊपर हो ऑब्जेक्ट नीचे हो, कुछ भी फर्क नहीं गिरता। सो याद करना जरूरी नहीं, मतलब ऐसा मगज नहीं करना, ये है उसके बेसिक बातें। अब इसमें से कौन सा भी एक फॉर्म हम ले लेंगे, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ इमेज ये ले लिया, ये फॉर्मूला इस केस में हम लगा देंगे। अब फॉर्मूला लगाने से क्या मिलेगा, वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट केस। देखो क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, डी है, ये डी, साइज ऑफ इमेज कितनी है, ये d1 है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितना है, ये तो u है। भले आप लोग साइन कन्वेंशंस लगाओ या नहीं लगाओ कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूं। डिस्टेंस ऑफ इमेज इस केस में है v, तो मैं लिख देता हूं v, इक्वेशन 1। अब यही फॉर्मूला दूसरे केस के लिए लगाएंगे। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है सेम, इट इज d, साइज ऑफ इमेज कितनी है, वो तो d2 है, सो वी विल राइट हियर d2। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस v है, पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग निगेटिव लेते, तो ये हो गया v ऊपर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस वो हो गया है u। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मतलब मल्टीप्लाइंग दीज टू इक्वेशंस विल गेट d into d, d स्क्वायर, d1 d2 हुआ मल्टीप्लीकेशन में तो लिख दिया, ये माइनस यू बाय वी इंटू ये माइनस वी बाय यू, मेरा माइनस माइनस प्लस हुआ, मेरा वी कैंसल हुआ, एंड ये वी कैंसल एंड यू आल्सो कैंसल, माइनस माइनस तो प्लस हुआ, इसका मतलब मेरा आंसर 1 आया। तो हियर डी स्क्वायर इज इक्वल टू d1 d2, मतलब d कितना मिला, d मिलता है रूट ऑफ d1 d2। By this formula we can determine the distance between two virtual sources. Now you may have seen if any oil drop is dropped on the water, then that oil spreads over the total surface of water. That looks very beautiful, and that is what called as multiple colors over thin film. ऐसा नजारा ये दिखता है वो ऑयल सरफेस के कारण। अब ये कैसा होता है जरा देखेंगे दोस्तों। लेट अस कंसीडर दिस इज वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट 1.33, मतलब 4/3 सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर वाटर के सरफेस पर ऑयल डाल देते तो ऑयल स्प्रेड होता है ऊपर
फ्लोट होता है, इसका मतलब पक्का है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, बट remember that refractive index of the oil is more than refractive index of water, so it is less dense as compared to the water, पर ये ऑप्टिकली डेंसर है देन द वाटर। तो अब ये ऑयल फिल्म की थिकनेस मानो स्मॉल डी है। नाउ let us consider that this is the point where our light ray is being incident, पर यहाँ पर अभी साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होने जा रहा है। तो साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का मतलब ये रे रिफ्लेक्ट भी होगी और ये रिफ्रैक्ट भी होगी। एट दिस पॉइंट हम लोग ये नॉर्मल निकालेंगे, पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मिलता है ना डेंसर रेयरर इंटरफेस पर, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है ऐसा हम मानेंगे। इसलिए दोनों भी बातें हुई, रिफ्रैक्ट भी हुआ, रिफ्लेक्ट भी हुआ। अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता था तो ये रे रिफ्रैक्ट होता ही नहीं था, बस टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था। अब देखो बहुत काम की चीज है, ये रे इस रे को पैरेलल नहीं है क्योंकि ये डेंसर है एज कंपेयर टू दिस एयर मीडियम, देयरफॉर इसके मुकाबले ये थोड़ा सा इधर झुका है, इसके मुकाबले ये थोड़ा सा नीचे झुका है, ये से थोड़ा सा इधर, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर गया, डेंसर से रेयरर जाता है तो इस पाथ को मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल चले गया। ये तो रियल पाथ है इस रे का एंड देयरफॉर थोड़ा सा इधर चलेगा, ये बात पक्की। अब देखो यहाँ पर एक नॉर्मल निकालेंगे हम, इस नॉर्मल से फिर से एक रिफ्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि रे गोइंग फ्रॉम डेंसर टू एयर, hence ray deviated away from normal। अब देखो क्या होता है, ये पॉइंट डी रास्ता इसका एडी है, दूसरा रे इधर आया पर ये यहां से चले गए, मतलब इसका पाथ ए बी एंड सी ऐसा हुआ। अगर ये दोनों इन फेज आते हैं तो इन दोनों रेज के कारण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। पर फेज का जरा सोचो, यहां रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर हुआ, रेयरर से इंसिडेंट हुआ डेंसर पर, डेंसर से रिफ्लेक्ट हुआ, तो फेज चेंजेस ऑफ पाई रेडियन। यहां डेंसर से रेयरर चले गया था, यहां पर इंसिडेंस कौन सी इंटरफेस पर, डेंसर रेयर। अगर वेव रिफ्लेक्ट होती है रेयरर मीडियम से तो फेज चेंज नहीं होता एंड देयरफॉर यहां बात करेंगे, ये पाथ है एडी, इसका कुछ फेज डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस तो एडी है, फेज डिफरेंस मानो φ1 है। अब रिफ्लेक्शन के कारण फेज और एडिशनल आ गया पाई, इसका पाथ है ए बी सी, इसका कुछ फेज होगा, इसका फेज मानो φ2 है। अब दोनों में से कौन ज्यादा, तो ये पाथ ज्यादा दिखाई दे रहा है तो यही ज्यादा होगा ना। पर हमारा टारगेट क्या है, इनका दोनों का फेज का डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है तो कंस्ट्रक्टिव पैटर्न, एंड अगर ये आर मल्टीपल ऑफ 2 पाई आर मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो वो पैटर्न डिस्ट्रक्टिव होगा, मतलब कहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, कहीं मिनिमम इंटेंसिटी वाला। दोस्तों अगर ये व्हाइट लाइट है उसमें बहुत कलर्स होते, 7 कलर्स होंगे, ये सातों कलर्स अपने अपने रास्ते से, अपने अपने पाथ, अपने अपने फेस से चले जाएंगे, तो एक एंगल पे एक कलर का कंस्ट्रक्टिव तो दूसरे एंगल पे दूसरे एंगल का कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। एंड दिस इज व्हाई यहाँ पर जो दिखाई देता ऐसी कलर फिल्म। दोस्तों अभी लर्न करना है लॉयड्स मिरर। साइंटिस्ट लॉयड ने क्या किया, कोहेरेंट सोर्सेस अलग तरीके से ली। दिस इज अ प्लेन मिरर, here let monochromatic source will emit light in all possible directions, ऊपर नीचे इधर उधर, पर हमारा फोकस है इस पे लाइट इंसिडेंट होके डायरेक्ट लाइट के साथ कहीं मिल सकती क्या, तो मिलने वाली है। सो लुक एट दिस, दिस इज द रे कमिंग डायरेक्ट एंड दिस इज द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन।
इज देयर एनी पाथ डिफरेंस? आंसर है, पाथ डिफरेंस है। अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भी जरूर होगा। इसका पाथ, इसका पाथ, ये तो डायरेक्ट गया है, ये तो रिफ्लेक्ट होके आया है। रिफ्लेक्ट कहां से? डेंसर मीडियम से। एडिशनल फेज पाए तो इसके पाथ डिफरेंस के कारण जो फेज आएगा, फेज डिफरेंस आएगा, उसमें एडिशन पाए, ये तो डायरेक्ट चले गए, मतलब यहां फेज डिफरेंस होगा। इफ दैट फेज डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, पैटर्न विल बी कंस्ट्रक्टिव। अब ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता, क्योंकि फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो पैटर्न डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होने का चांस है। अब यहां से रे तो डायरेक्ट चले जाएगी इधर, पर रिफ्लेक्ट होके कहां से कहां तक? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंसिडेंट हो सकती। तो हम लोग बाउंड्री रेज ले लेंगे, सारे रेज तो लेके वो होगा नहीं, क्योंकि वो तो फिर फोकस बन जाएगा। एंड देयरफॉर वी विल कंसीडर एक रे यहां तक, एक रे ये बिल्कुल बॉर्डर तक। अब दोस्तों ये मानो मैंने 3 रेज ले लिए, एक रेड, एक येलो, एक व्हाइट, ये यहाँ पे इंसिडेंट हो सकते हैं बाउंड्री सरफेस से। इन रेज को अगर हमने देखा तो ये दिखाई देंगे कि ये कहीं से तो भी यहां से आते हैं, जहां से रेज आए हुए लगते उस पॉइंट को हम लोग कहते सोर्स ऑफ लाइट, पर वो असल में है नहीं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल सोर्स। So one our real source and this virtual source acting as a coherent sources, and this is how we get interference pattern here, and this mirror is called as the Lloyd's mirror। ये इंटरफेरेंस पैटर्न पे कंस्ट्रक्टिव कहीं कहीं डिस्ट्रक्टिव पोजीशन मिलती है, कहीं ब्राइट पॉइंट कहीं डार्क पॉइंट मिलता है। तो दिस इज हाउ वी यूज Lloyd's mirror to produce two coherent sources। फ्रेंड्स हमें समझना है कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। उसके लिए हमें यह पता है कि ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ्स, इट इज लैम्डा वेवलेंथ। इसलिए यहां का इतना डिस्टेंस होगा लैम्डा बाय 2, या ये डिस्टेंस होगा लैम्डा बाय 2। ओके, तो ये पूरा डिस्टेंस होगा वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स वेयर particles are in same state of vibrations। so this distance is called as wavelength। तो इसका आधा मतलब length of a crest or length of a trough, it is lambda by 2। now we will put our observation late here। तो यहां हम लोग देखने वाले हैं कि पैटर्न कैसा है। तो अब अगर देखा जाए तो पैटर्न कैसा है, वहां पर कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि क्रिस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड्स विद क्रिस्ट ऑफ अदर। यहां कैसा है, यहां डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि क्रिस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड्स विद ट्रफ ऑफ अदर। पर देखेंगे इसके बारे में जरा सोचेंगे, दोनों वेव्स एक ही जगह से निकलती है, तो जो कुछ पाथ होगा एक वेव का वही पाथ होगा दूसरे वेव का अप टू दिस पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पाथ डिफरेंस होगा 0। पाथ सेम है तो डिफरेंस 0 है। इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 0, पैटर्न इज कंस्ट्रक्टिव। इसका करस्पॉन्डिंग लिखा जाए फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0, पैटर्न इज कंस्ट्रक्टिव। Friends, we know that relation between phase difference and path difference, that is delta phi is equal to 2 pi by lambda into delta x। ये लैम्बडा कौन से मीडियम का होता, जिस मीडियम में हम बात कर रहे हैं उसी मीडियम का। पाथ डिफरेंस, लेट दिस इज द पाथ डिफरेंस, ये वेवलेंथ इसी मीडियम की, तो फेज डिफरेंस कितना होगा 2 pi by lambda into delta x। फ्रेंड्स अब पाथ डिफरेंस कितना है 0 है, तो फेज डिफरेंस कितना 0। अगर मैं एक वेव को थोड़ा सा सामने लेकर जाता हूं, मतलब यहां से शुरू होती है, इफ येलो वेव इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस है लैम्बडा। इफ पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो पैटर्न कौन सा है? पैटर्न तो कंस्ट्रक्टिव ही मिल रहा है।
पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस कितना बनता? वी नो दैट पाथ डिफरेंस अगर लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई। देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स लैम्बडा है तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल। इफ द सेकंड वेव इज नाउ स्टार्टेड फ्रॉम अनदर पोजीशन, यहां से शुरू हो, तो अब ये कितने लैम्बडा पाथ डिफरेंस बन गए? 2 लैम्बडा। 2 लैम्बडा पाथ डिफरेंस है तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, तो 2 इंटू 2 पाई फेज डिफरेंस, तो ये बनता है 2 इंटू 2 पाई। फेज डिफरेंस बन गया है 2 इंटू 2 पाई। नाउ अगर ये वेव को मैं और यहां से शुरुआत करता हूं तो पाथ डिफरेंस मिल गया मेरा 3 लैम्बडा, पहले था 2 लैम्बडा, अब बनता है 3 लैम्बडा। फेज डिफरेंस बनेगा 3 इंटू 2 पाई। फेज डिफरेंस बनता 3 इंटू 2 पाई। पैटर्न कैसा है? पैटर्न तो कंस्ट्रक्टिव है, तो ये कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम देखेंगे कि इधर क्या होता है। पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस है लैम्बडा बाय 2, तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? ये लैम्बडा बाय 2 का, ये 2 बाय लैम्बडा कैंसिल होगा, बस पाई रहेगा। तो इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाय 2, तो फेज डिफरेंस बनता है, मैं डेल्टा पाई लिखूंगा, ये बनता है पाई। पैटर्न कौन सा है? पैटर्न तो है डिस्ट्रक्टिव। अगर मेरी ये वेव यहां थोड़ी सी आगे से शुरुआत होती है तो अब कितना पाथ डिफरेंस मिलता है दोस्तों, और एक लैम्बडा बाय 2 और एक लैम्बडा बाय 2, ऐसे कितने लैम्बडा बाय 2? 3 लैम्बडा बाय 2। फेज डिफरेंस कितना बनेगा? फेज डिफरेंस बनता है 3 पाई। अगर ये वेव आगे से शुरू होती है तो ये बनता है 5 लैम्बडा बाय 2। फेज डिफरेंस कितना होगा? ये होगा 5 पाई। और अगर आगे से होती तो 7 लैम्बडा बाय 2, फेज डिफरेंस होगा 7 पाई। और पैटर्न कैसा मिल रहा है? पैटर्न तो डिस्ट्रक्टिव मिलता है। तो शैल वी से इफ path difference is equal to n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, or phase difference is equal to integral multiple of 2 pi, then pattern is constructive. इस केस में क्या बोल सकते हैं? If path difference is twice n minus 1 lambda by 2, or multiple of half of wavelength, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. 0 से स्टार्ट नहीं होता है। फेज डिफरेंस होता है इन शॉर्ट और मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2n माइनस 1 इंटू 2 पाई। दोस्तों अगर इस वेव्स के बारे में सोचेंगे तो कितने वेव्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 लैम्बडा। पाथ डिफरेंस है 8 लैम्बडा, तो फेज डिफरेंस है 8 इंटू 2 पाई, तो दिस इज व्हाट 16 पाई। अगर मेरी यही वेव इस मीडियम में आती है तो फेज डिफरेंस उतना ही मिलता। देखो देखो वेव्स कितनी है? यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पाथ डिफरेंस वही, पाथ डिफरेंस कितना है? देखो देखो 8 वेव्स है, पर मेरी वेवलेंथ मीडियम की है, वेवलेंथ एयर मीडियम की नहीं है। वेवलेंथ कम हो गई, नंबर ऑफ वेव्स उतने ही है, नंबर ऑफ वेवलेंथ उतने ही है। तो इस केस में मेरा फेज डिफरेंस होगा कितना होगा? 8 इंटू 2 पाई, और ये होता 16 पाई। फेज डिफरेंस नहीं बदला, पाथ डिफरेंस बदल गया। अरे लैम्बडा एम डिफरेंट है ना, पहले एयर मीडियम थी तो ज्यादा थी,
डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, डिस्टेंस कम हुआ, इसे कहते ज्योमेट्रिकल पाथ। दिखता है वो, मेजर कर सकते, मेजरमेंट से, स्केल्स के मेजरमेंट से जो दिखाई देगा उसे कहते ज्योमेट्रिकल पाथ। पर यही फेज डिफरेंस वाली ये है तो इसे कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल पाथ। सेम फेज डिफरेंस पर एयर में गया तो डिस्टेंस ज्यादा होता है एंड डेंसर में गए तो कितना होता है, मतलब ये ज्योमेट्रिक पाथ और उधर ऑप्टिकल पाथ। इतना दिखने को है, असल में ये इतना है फ्रेंड्स। यहां हम लोग लिखते हैं एयर मीडियम में डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। अब डेंसर में चले गए तो डेल्टा फाई मीडियम इज इक्वल टू 2 पाई, पर वेवलेंथ होगी लैम्बडा मीडियम, मीडियम में की वेवलेंथ, ये डिस्टेंस भी होगा डेल्टा एक्सएम। फ्रेंड्स वो जो वेवलेंथ है लैम्बडा मीडियम, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से कोरिलेट करेंगे। वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एयर, और बस लैम्बडा लिखेंगे क्योंकि हमने इधर सब दिया नहीं, यहां लैम्बडा बाय लैम्बडा मीडियम, तो लैम्बडा मीडियम विल बी इक्वल टू lambda by refractive index. You will get delta phi medium is equal to 2 pi by lambda, ये lambda medium लिख रहा हूं, lambda and inverse multiplication n into delta xm। फ्रेंड्स ये डेल्टा फाई m 16 पाई है, ये भी 16 पाई है, एयर में हो या डेंसर में हो वो तो वही, मतलब लेफ्ट साइड सेम है। अगर मेरी लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी, तो इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा एक्स मीडियम। ये जो वेव अंदर रहेगी ज्योमेट्रिकल पाथ होगा डेल्टा एक्सएम, ज्योमेट्रिकल पाथ होगा डेल्टा एक्स मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है तो वो ऑप्टिकल पाथ होगा डेल्टा x। ऑप्टिकल पाथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ। अगर ये मीडियम एयर हो तो n की कीमत 1 आ जाएंगी, मतलब जो दिखता है वो वही है, पर यहाँ जो दिखता है वो वही नहीं है, वो तो अलग है। ये यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ n टाइम्स डेल्टा एक्सएम है। दोस्तों ये ले लिया हमने वॉच, और यहां से देखेंगे कि समय कितना लगता है। वेव शुरू होती है दोनों मीडियम में से, एयर मीडियम ये डेंसर मीडियम, समय एक ही, तो सेम समय लगेगा, सेम समय में यहां तक आए, क्योंकि वेलोसिटी डेंसर मीडियम लेस है वेलोसिटी एंड एयर मीडियम से, तो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, पर फेज तो उतना ही है। जितने वेव्स यहां मिले इतने वही वेव्स इधर मिलते हैं, मतलब फेज डिफरेंस सेम, फेज डिफरेंस सेम है, तो इसका जो ज्योमेट्रिक पाथ है उसको मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करो, इधर इतना मिल जाएगा। तो हियर इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। आई होप दैट you may have understood clearly what is meant by how that biprism experiment gives us two virtual sources, and how can we measure the wavelength of monochromatic light by means of biprism experiment. Then after how do colors on thin film produced, how does that Lloyd's mirror work. Then after what is the meaning of optical path and geometrical path and relation between those two paths. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।